मित्रों, मैं शशिकांत गुप्ता संकल्प क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की। यह सिद्धांत आपके सीटेट एग्जाम से संबंधित, यूपी टेट, स्टेट टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो टीचिंग से संबंधित होंगे, उन सब के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों, आप जानते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कोहलवर्ग की थियरी, यानी कि कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसका लाभ अन्य सभी लोगों को भी मिल सके। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। इस वीडियो में हम कोहलवर्ग के विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए अब तक पूछे गए सीटेट एग्जामों में प्रश्नों के संग्रह के साथ हम मौजूद हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको थियरी के साथ साथ अत्यंत ही महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी मिलने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया हो तो, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन से ही मिलने जा वाला है। सबसे पहले आप हमारे चैनल संकल्प क्लासेज रतनपुरा रसरा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस सिद्धांत कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। हम बात करेंगे कोहलवर्ग के कौन थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोहलवर्ग कौन थे। तो कोहलवर्ग जो थे आपके हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो 1970 की दशक में शुरुआत की अपने कार्यों से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक विकास के मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य शुरू किया, फिर नैतिक क्षेत्र में चले गए। वह विशेष रूप से नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हार्वर्ड फॉर सेंटर फॉर मोरल एजुकेशन अर्थात नैतिक शिक्षा के आयोजन में शोध अध्ययन के माध्यम से लोकप्रिय हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक संक्षिप्त वर्णन दिया है किसका, कोहलवर्ग का। तो कोहलवर्ग कहाँ के प्रोफेसर थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। कब उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट किया, 1970 के दशक में, और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को विशेष क्या दिया था, महत्व दिया था। अब आइए हम बात करेंगे कोहलवर्ग के सिद्धांत की, यानी कि कोहलवर्ग का सिद्धांत है क्या। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे की तरह ही कोहलवर्ग ने भी माना कि नैतिक विकास की कुछ अपनी अवस्थाएं होती हैं, और यह अवस्थाएं सार्वभौमिक है, यानी कि हर जगह व्याप्त है। 20 साल तक के बच्चों को एक साथ विशेष साक्षात्कार के माध्यम से कोहलवर्ग ने इस निर्णय पे पहुंचे, अर्थात इन्होंने 20 साल तक के बच्चों पे अपना अध्ययन किया और नैतिकता के लिए निष्कर्ष निकाले। उन्हीं साक्षात्कारों में एक ऐसी कहानी सुनाई जाएगी जिसकी कहानी के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझने थी, जिसमें से सबसे बड़ी दुविधा ये थी। यानी कि हम उन्हीं साक्षात्कार की कहानियों में से एक ऐसी कहानी को सुनाने जा रहे हैं जिसमें नैतिक उलझन बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं उस कहानी की। तो कहानी में एक यूरोप की महिला थी जो मरने के कगार पे थी, यानी कि मरने वाली थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे उनकी जान बच सकती है, जो एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उसी शहर के फार्मासिस्ट के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसी में कहा गया कि दवाई बनाने वाला जो था, उसको बनाने में बहुत खर्च आया था, और वह खर्च 10 गुने दाम पे उसको बेच रहा था। उस औरत के इलाज के लिए उसके पति, जिसका नाम हाइजन था, उसके पास जाता है, जिन्हें वो जानता था। फिर भी उसे कुछ पैसे उधार पे मिले, जो दवाई के दाम से आधे थे। दवाई के लिए उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, वो दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाद बाकी पैसे दे देंगे। फिर भी दवाई मिलने से दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि दवाई खोजी है, जो मैं इसे बेचकर कमाऊंगा। तब हाइजेन मजबूर होकर
इसमें दुकान को तोड़ के अपनी पत्नी के लिए क्या करता है, दवा चुरा लेता है। अर्थात इस कहानी में जो महिला है वो मरने के कगार पे थी, जिसके पति हाइजेन ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसने क्या किया कि जो फार्मासिस्ट की दुकान थी उसमें से दवा को निकालने के लिए उसने चोरी किया। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं नैतिक विकास क्या होता है, यानी कि नैतिक विकास को परिभाषित कैसे करेंगे। तो हमने एक परिभाषा दी है यहाँ पे, समाज निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही नैतिकता है। उचित या अनुचित व्यवहार को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण को नैतिक विकास कहते हैं। अर्थात समाज के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है, नियम है, कानून है, उनके अनुसार ही अगर हम अपना आचरण करते हैं तो यह हमारा नैतिक विकास है। नैतिक विकास में क्रमिक स्तर होते हैं, अर्थात उनके कुछ अवस्थाएं होती हैं। वो हमने अवस्थाओं को 6 कैटेगरियों में बांटा है, अर्थात यह 6 क्रमिक अवस्थाएं हैं। हम पहले बात करेंगे आज्ञा पालन की, यानी कि क्रमिक अवस्थाओं में ही है पहला आज्ञा पालन, यानी कि व्यक्ति को समाज के नियमों का क्या करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। दूसरा आत्म स्वार्थ, यानी कि स्व केवल स्वार्थ हो ये गलत होगा, अर्थात अपना भी इसमें हित होना चाहिए। तीसरा सुनिश्चितीकरण, यानी कि निश्चय होना चाहिए, कानून के नियमों का भय होना चाहिए, मानव अधिकार होना चाहिए। और छठवां है मानवीय या लोक मानवीय नैतिकता के संदर्भ में, अर्थात नैतिक विकास को जो क्रमिक अवस्थाओं में बांटा गया वो 6 क्रमिक अवस्थाएं आपकी ये थी। अर्थात इन चीजों का यदि अनुसरण किया जाए तो व्यक्ति में नैतिक विकास क्या होता है, संभव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कोहलवर्ग ने अपनी अवस्थाओं को अर्थात नैतिक अवस्था को कुछ अवस्थाओं में बांटा, यानी कि जैसे प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा, वैसे ही कोहलवर्ग ने नैतिकता को 3 अवस्थाओं में बांटा, अर्थात नैतिकता को 3 अवस्था जबकि 2-2 उप अवस्थाओं में या स्तरों में भी रखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोहलवर्ग ने 3 स्तर बताए और 3 स्तर को उन्होंने 2-2 उप अवस्थाओं में बांटा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्तर की, अर्थात स्तर क्या है, तो कहता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि यह जो अवस्था होती है यह बताई गई है कि 4 से 10 तक के वर्ष के बालकों के लिए, जिसको हम लोग पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारी अवस्था होगी परंपरागत अर्थात कन्वेंशनल, यानी कि 11 से 13 वर्ष के बालकों की नैतिकता का अध्ययन इस अवस्था के अंतर्गत करेंगे। जबकि तीसरी अवस्था होती है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसको हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो 14 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में होती है। सो दोस्तों यह हमारे कोहलवर्ग के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था या स्तर थी, जिनको 2-2 विभिन्न अवस्थाओं में हम लोग बांटेंगे। आइए हमने एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हमने इस चीजों को देने की कोशिश की गई है कि जो कोहलवर्ग की मॉरल थियरी है, मॉरल डेवलपमेंट की जो थियरी है, उनको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, लेवल 2 में स्टेप 2, स्टेप 3, 4 और थर्ड स्टेप में स्टेप 5 और स्टेप 6 है। तो ये हमारी क्या थी, कोहलवर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के लेवल्स थे और उनके अंतर्गत आने वाले स्टेप्स थे। आइए अब हम इसी चीजों को डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। आगे इन वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, अर्थात पूर्व परंपरागत अवस्था क्या है, तो वह बालक जब बाहरी तत्व किसी घटना भौतिक के संबंध में आचरण या नैतिकता मानते हुए नैतिक कार्य तर्क शक्ति स्तर को करता है, तो ये प्री कन्वेंशनल कहलाता है। अर्थात यहाँ पे बालक को कोई आधारित घटना के आधार पे, किसी कार्य के आधार पे अपने व्यवहार को करना होता है, और यह हमारा प्री कन्वेंशनल स्तर होता है। यह अवस्था 2 भागों में बांटी गई है। पहला सजा या आज्ञा पालन की अवस्था, दूसरा अहंकार की अवस्था। तो हम बात करते हैं पहले इसकी अवस्था को। पहली अवस्था हमारी है कि सजा या आज्ञा पालन क्या है। तो इस अवस्था में बच्चों का चिंतन दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चों को कुछ कार्य करने पर बच्चों को दंडित किया जाता है, इसलिए बच्चा यह सोचता है
कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन अनिवार्य है। जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में हमने बात की है कि एक बालक है जो माता के द्वारा किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, अर्थात अब यह बालक को रियलाइज हो चुका है कि बालक को दंड से बचने के लिए अपनी माँ का क्या करना होगा, अपने लोगों के आज्ञा का क्या करना होगा, पालन करना होगा। अब इसी में बात करेंगे, कम आयु और कम परिपक्वता होने के कारण बच्चा किसी भी कार्य को करने या ना करने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि उसे दंड का डर भय होता है, अर्थात आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह दंडित ना हो। अर्थात बालक कोई कार्य यहाँ कर रहा है तो इसका केवल और केवल एक ही रीजन है, उसका भय। वह भय उसके डर से है, दंड होने से है या दंडित करने से है। आइए बात करते हैं अब हमारी दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था है हमारी अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था में देखेंगे, यह अवस्था में आकर बच्चों के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वह परिपक्व होता है तो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझने लगता है। आगे से बात करते हैं, यदि कोई उद्देश्य झूठा लगना या बोलने पर पूरा होता है तो वो झूठ बोलता है। अगर उसे लगता है भूख लगी है तो वो चुराने से भी परहेज नहीं करता। इसलिए इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है, अर्थात नैतिक अवस्था के आधार पे ईगो महत्वपूर्ण होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अपनी तीसरी और दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था रहा परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था में यहाँ बात की गई है कि इसमें दो उप अवस्थाएं, एक प्रशंसा की अवस्था और एक विवेक अवस्था होती है। इसमें आते हैं, बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में जो बालक भी करता है वह दूसरे के लोगों के द्वारा प्रशंसा के लिए करता है, अर्थात बालक वही कार्य करता है जिनमें उन्हें प्रशंसा मिल सके। इस अवस्था में बालक उन्हीं व्यवहारों को उचित और नैतिक मानता है जिनके लिए परिवार, स्कूल, मित्र मंडली में प्रशंसा प्राप्त कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश पर निर्धारित होता है। अर्थात यहाँ पे यही बालक देख सकते हैं, इस फिगर में यही दिखाया गया है कि बालक बहुत खुश है या बालिका बहुत खुश है जो नैतिकता अर्थात परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से अपने लिए क्या चाहता है, प्रशंसा चाहता है और तब उन्हीं कार्यों को वो करता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी अवस्था जो है इसमें, दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था में सम्मान की अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्व देता है या महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि उसकी प्रशंसा होती है। अब यह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानता है। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि समाज के नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य अनैतिक होगा। अर्थात यहाँ पे बालक जो होता है सामाजिक व्यवस्था में सम्मान चाहता है, अर्थात वो अब समझने लगता है कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का यदि पालन किया जाए तो बालक क्या होगा, अच्छा माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा, और यदि समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो अनैतिक होगा और यह हमारा समाज इसे क्या करेगा, मान्य नहीं करेगा और समाज हमारा बहिष्कार करेगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था की हम बात करते हैं। तीसरी अवस्था आपकी कह रही है उत्तर परंपरागत अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यह अवस्था में भी दो उप अवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। पहली अवस्था है सामाजिक समझौता की अवस्था और दूसरी अवस्था है विवेक की अवस्था। तो हम लोग पहली बात करेंगे सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि यहाँ बालक जो है व्यक्ति परस्पर दो लेन देन पर विश्वास करने लगता है और वह समाज के बीच एक संबंध साझा स्थापित करता है। मानने लगता है कि समाज के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज उनके हितों की रक्षा करता है। वह हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें। अगर व्यक्ति समाज के नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति और समाज के बीच का समझौता क्या होता है, टूट जाता है। अर्थात समाज के नियमों या अपने व्यक्ति के बीच आपसी संबंध का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अतः अपने नियम, परंपरा, कानून के द्वारा समाज की स्वतंत्रता, अधिकार की रक्षा देता है। अतः यह नियमों का उल्लंघन भी क्या होगा, अनैतिक होगा।
अर्थात यहाँ पे यह बात बताई गई है कि यदि समाज के नियमों का हम उल्लंघन करेंगे तो यह अनैतिकता होगी और यह नैतिकता के अंतर्गत नहीं आएगी। आइए बात करते हैं इसमें दूसरे अवस्था जो विवेक की अवस्था है। विवेक की अवस्था में हम देखेंगे यह अवस्था, इस अवस्था में पहुंचने के लिए व्यक्ति नैतिकता के बारे में अपने दृष्टिकोण में भी विकसित करता है, इसलिए व्यक्ति विवेक पैदा हो जाता है और व्यक्ति अच्छे बुरे उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं व्यक्तिगत विचार विकसित करता है। बात करते हैं इसी में व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र आधार विवेक होता है और विवेक के द्वारा या इस अवस्था में विवेक व्यक्ति के नियम पालन कराने में स्वयं दृष्टिकोण को प्रेषित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को क्या है, समाज के द्वारा जो नैतिक नियमों को है अपने विवेक से सोचना प्रारंभ करता है। राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है, और यह किससे यह क्लियर करता है, वो अपने विवेक या बुद्धि से क्लियर कर पाता है। आइए हम बात करते हैं अब इन सिद्धांत के बाद इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम बात करेंगे सबसे पहले पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, पहला ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये सत्य है। दूसरा, कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत अर्थात अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तीसरा है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में बांटा, बिल्कुल सही है, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और पूर्व परंपरागत। चौथी आपका है, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 4 से 11 वर्ष के बीच रखा, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ 11 से क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए, अतः विकल्प नंबर 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे, तो याद रखिएगा, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उस पर कठोर निर्देश देकर, बिल्कुल नहीं। धार्मिक नियमों का रक्षा करके, बिल्कुल नहीं। व्यवहार को स्पष्ट नियम बता के, बिल्कुल नहीं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें सम्मिलित किया जाए, अर्थात नैतिक विकास का यदि किसी भी बालक में या व्यक्ति में विकास करना है तो हम केवल चर्चा या हम विचार करके एक दूसरे को समझा के क्या कर सकते हैं, सही करते हैं। तो इसका जवाब होगा चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला, सहयोग की नैतिकता, बिल्कुल नहीं। नैतिक यथार्थवाद, बिल्कुल नहीं होगा। नैतिक दुविधा, बिल्कुल नहीं होगी। तो आपका सही जवाब होगा नैतिक धारणा, यानी कि यहाँ पे विचार जो नैतिकता का स्वरूप होता है, जिसमें हमने विभिन्न अवस्थाओं को विवेक के आधार पे, सजा के आधार पे या अन्य समझौतों के आधार पे किया है। तो विकल्प नंबर 2 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बालकों में नैतिक विकास को विकसित कर सकता है। तो इसका जवाब होगा आपका पहला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें सम्मिलित करके। तो पहला हमारा क्या है, सही है। तो विकल्प नंबर आप देख सकते हैं, पहला क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को किन चरणों का अनुसरण करना चाहिए। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपको मैंने बताया है उप अवस्थाओं के आधार पे अर्थात स्तर के आधार पे हमने बात की थी। पहले आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, यानी कि ये सत्य है। दूसरा, व्यक्तिगत एवं विनिमय, यह आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा, अच्छे नैतिक नियमों के संसार कार्य करके, अर्थात ये नहीं होगा सकता। और सामाजिक नियमों को प्रतिबंधित कर दें या अनुबंधित करके कर लें, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका विकल्प नंबर 1 क्या है, सही है, जिसमें ए और बी दोनों विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां हमारा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, अर्थात यहाँ पे जवाब होगा आपका तीसरा स्तर, यानी कि प्रथम स्तर, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत को एक मुख्य आलोचक क्या है या आलोचना क्या है। तो इसका जवाब होगा कोहलबर्ग ने पुरुष और महिलाओं के नैतिकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत होगा। अर्थात इसके आधार पर इनका क्या किया जाता है, अवहेलना या आलोचना की जा सकती है।
8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहलवर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक नियम लेते हुए व्यक्ति किसी निम्नलिखित में से किस तरह की प्रवृत्ति होगी? तो आपका जवाब होगा अंतर्निहित प्रवृत्ति। अंतर्निहित प्रवृत्ति, तो इसका जवाब आपका होगा चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो इसका जवाब होगा, आप याद रखेंगे, नैतिक विकास के चरण। संवैगिक, शारीरिक और सामाजिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, कोहलवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका जवाब होगा पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था में ही नैतिकता को बाह्य कारणों से जोड़ते हैं, जिसमें आज्ञा दंड होता है या प्रावधान की स्थिति आती है। सो दोस्तों, ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आप हमारे YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य चीजों से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल संकल्प क्लासेज रत्नपुरा रसरा को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की आपसे कोहलवर्ग के सिद्धांत की, कोहलवर्ग के विभिन्न अवस्थाओं की और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान के अगले सिद्धांत की। इसके लिए आज इतना ही। धन्यवाद।